नावल तेरी चाहत का हसार, जिसकी राइटर है अना इलियास, ये इसकी तीसरी एपिसोड है। अगले दिन उन्होंने नारायण की जानिब निकलना था, लेकिन रात में ऐसी बारिश शुरू हुई कि रास्तों में फिसलन के सबब वो आगे नहीं जा सके। यमीना की तबीयत पहले से बेहतर थी। रात में उन्होंने वहाँ से निकलना था, लिहाजा सब लड़कियाँ पास के बाज़ार में शॉपिंग के लिए जा रही थी। चलो ना यार तुम भी, समीर ने यमीना से इसरार किया, जो अपनी तबीयत की वजह से ऊंची नीची सड़क पर जाने से इनकारी थी। यार रात में मुश्किल से दर्द कुछ ठीक हुई है, ये ना हो कि कहीं पाँव गलत पड़ जाए तो इतना भी चलने से जाऊँ। कोई बात नहीं, तुम चली जाओ ना। ओके, मैं तुम्हारा बैग ले लूँ, मेरी शर्ट के साथ सूट कर रहा है। समीर ने उसके ब्लैक और ब्राउन बैग की जानिब इशारा किया। ले लो, मगर अब बिल्कुल ही इसे अपना समझकर इसमें से पैसे उड़ाने की ज़रूरत नहीं। यमीना ने उसे तंबीह की। ओफ, कितनी कंजूस हो। उसे चढ़ाते हुए उसका बैग लिए बाहर निकल गए। यमीना नहीं आई। उदान ने समीर को अकेले आते देखकर पूछा तो समीर ने उसके ना आने की वजह बताई। शाम में जिस वक्त सब स्टूडेंट अपना अपना सामान लिए वेटिंग एरिया में निकलने के लिए तैयार खड़े थे कि शहबाब ने एक जानिब खड़े टीचर्स को कुछ कहा और थोड़ी ही देर में वहाँ अफरा तफरी फैल गई। ये क्या हो रहा है? सब लड़कों के बैग्स चेक किए जा रहे थे। इतनी देर में सरवासे लड़कियों की जानिब आए। बेटा, आप लोग प्लीज़ अपने बैग चेक करें। शहबाब की वॉच कहीं गुम हो गई है और वो कह रहा है कि किसी ने चोरी की है, क्योंकि उस पर डायमंड्स लगे हुए थे। मैं जानता हूँ कि हमारे स्टूडेंट में से कोई ऐसा नहीं कर सकता, मगर उसकी तसल्ली के लिए आप लोग एक मर्तबा चेक कर लें। समिया बेटा, आप प्लीज़ सबके बैग्स खुद चेक करें, उन्होंने क्लास की एक स्टूडेंट को कहा और ख़ुद भी पास खड़े हो गए। शहबाब भी वहाँ आ चुका था। यमीना का बैग चेक करते एक घड़ी उसमें से निकली, जिसे देखकर वो शशदा रह गई। यही है सर, देखा आपने, मैंने कहा था ना किसी ने चोरी की है। सब साकित थे और यमीना, उसका तो रंग मिनटों में जद हुआ। वो दान जो उसी जानिब देख रहा था गुस्से से शहबाब की जानिब बढ़ा। झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ, अब इस तरह तुमने इसे ट्रैप किया है। वो दान ने उसे कंधे से खींचते उसका रुख अपनी जानिब करते गुस्से से कहा। ओह, तुम्हें बड़ा दर्द उठता है इसका। लगती क्या है तुम्हारी गर्लफ्रेंड या रखेल? शहबाब ने शैतानी मुस्कुराहट उस पर उछालते तंज किया। मुदान ने ज़ोरदार थप्पड़ मारकर उसके तंज की खौलर निकाली। तुम जैसे घटिया लोगों की सोच बस यहीं तक है। अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से उसने शहबाब को घूरा। क्या हो गया मुदान? सब टीचर्स उनकी जानिब आए। सर, वो मेरी बीवी के लिए घटिया अल्फाज इस्तेमाल करे और मैं खामोश रहूं? मुदान की बात पर तो सब टीचर्स को भी सांप सूंघ गया और शहबाब की हालत तो सबसे ज़्यादा गैर हो गई। यमीना ने भी हैरत से आतिशफिशा बने मुदान को देखा, जिसने सबके सामने उस राज को खोल दिया था। बकवास कर रहा है सर, सबूत दिखाओ। ये सिर्फ इसे बचाने के लिए ये बकवास कर रहा है। मैं तो केस करूँगा इस पर, जेल जाएगी ये, शहबाब ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। इससे पहले तो तुम्हें जेल पहुंचाऊंगा, जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मुंशियात फरोशी का काम करता है। उदान को अब उसके पोल खोलना ज़रूरी था। सब टीचर्स हैरान परेशान थे कि आखिर क्या हो रहा था। पुलिस आ चुकी थी। उन्होंने दोनों के बयान सुनकर ये केस इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया। उदान ने खलील साहब को कॉल की और उन्हें उसी वक्त इस्लामाबाद के थाने में पहुंचने का कहा। निकाहनामे समेत अपने बैग से उसने लैपटॉप निकाला और एक सीडी पुलिस के हवाले की, जिसमें शहबाब की मुंशियात फरोशी से मुताल्लिक बहुत सी वीडियोस बनाई गई थी और उसकी एक कॉपी इंशाल के अबू से पहले ही अपने एक दोस्त जो पुलिस में आला ओहदे पर था उसे दे चुके थे। यार, तुम मुझे तो बता सकते थे, सर अजीम ने बुदान के पास आते उसे निकाह से मुताल्लिक कहा। सर, मैंने बताना था, बस टाइम नहीं मिल सका। सर, अभी तो इन सबको हमारे साथ इस्लामाबाद थाने जाना पड़ेगा, वहीं सारा मामला चेक किया जाएगा, पुलिस अफसर ने सर अजीम की जानिब आते उदान, यमीना और शहबाब की जानिब इशारा किया। सर, इस लड़की ने चोरी नहीं की, ये इस घटिया इंसान ने जानबूझकर इसे ट्रैप किया है। उदान को यमीना को पुलिस स्टेशन ले जाने वाली बात खोली। उसने वजाहत की। देखें, अभी कुछ साबित नहीं हुआ है, प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करें, उसने उदान के कंधे पर हाथ रखकर समझाया। बाकी सब स्टूडेंट को जाने का कहा, जबकि उदान, यमीना और शहबाब को रोककर इस्लामाबाद ऑफिस पहुँचने का इंतज़ाम किया जाने लगा। सर अजीम भी उनके साथ रुक गए। यार, मैं रुक जाऊं तेरे साथ? इंशाल ने उदान के पास आकर पूछा। नहीं यार, बस तू अंकल को सारी सिचुएशन बता दे और उनके दोस्त से कहना कि उनकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, उदान ने रसान से उसे मना किया। वो तो मैंने अभी डैडी को बता दिया है। दैट्स ग्रेट, बस तुम दुआ करना, उदान ने उसे कहते साथ ही यमीना की जानिब देखा, जो अब भी किसी शौक किसी कैफियत में खड़ी हुई थी। उदान ने उसकी जानिब कदम बढ़ाए। मुन्ना,
उदान ने उसे आवाज़ दी। उसने खाली आंखों से उदान की जानिब देखा। ये सब मैंने नहीं किया। बमुश्किल वो ये अल्फाज अदा कर सकी। आंसू लड़ी की सूरत उसकी आंखों से बहे। मुझे यकीन दिला रही हैं। क्या हो गया आपको? मुझे ये सब बताने की ज़रूरत है क्या? मैं जानता हूँ यार, ये सब आपने नहीं किया। ये सिर्फ एक चाल चली है इस खब्बीस इंसान ने। उदान ने उसे दाएं बाजू के घेरे में लिया। प्लीज़ स्टॉप क्राइंग डियर। सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह है ना हमारे साथ। हाँ, ऐसे मायूस मत हो। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। आप देखना मैं भी करता क्या हूँ इसके साथ, जिसने मेरी इज्जत पर दोबारा हमला करने की कोशिश की। उदान ने सर्द लहजे में कहा। बाकी सब स्टूडेंट्स को टीचर्स ले जा चुके थे, जबकि उन्होंने पुलिस गाड़ी में जाना था। रात के 11 बजे वो इस्लामाबाद थाने में पहुंचे। शहबाब ने अपने कज़न्स में से एक को बुला लिया था, जबकि खलील साहब भी पहुंच चुके थे। जैसे ही ये लोग थाने में दाखिल हुए, यमीना खलील साहब को सामने देखकर एक मर्तबा फिर से बिखर गई। उन्होंने उसे अपने साथ लगाकर तसल्ली दी। इंचाल के अब्बू के दोस्त एसपी की कॉल भी आ चुकी थी और उसने वहाँ के एसएचओ को सारी तफसील बता दी थी कि शहबाब के ख़िलाफ़ न सिर्फ सबूत हैं बल्कि उसके वारंट गिरफ़्तारी भी जारी हो चुके हैं। और जैसे ही उन्होंने यूनिवर्सिटी ट्रिप के साथ लाहौर पहुँचना था, उसे वहीं से गिरफ़्तार कर लिया जाना था। मगर किस्मत से उसका मौका नहीं आया। उसके कज़न ने और शहबाब ने बहुत वावेला करने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि होम मिनिस्टर ने भी उसका नोटिस लिया था। और आप इससे पूछें कि कैसे इसने ये घड़ी वाला इल्ज़ाम इस मासूम लड़की पर लगवाया। ये प्लानिंग इसने कैसे की? उदान ने गुस्से से उसकी जानिब देखते हुए कहा। हाँ भाई जवान, बड़ा जोशीला है तू। बता कैसे ये सब किया था? पुलिस ऑफिसर ने सख्त लहजे में पूछा। बाकी सब कुर्सियों पर बैठे थे। इस लड़की ही ने मेरी घड़ी चोरी की थी। वह अभी अपनी बात पे से 1 इंच हटने को तैयार नहीं था। बेटा, ड्राइंग रूम की सैर के बाद मानेगा या पहले ही शराफत से बता देगा? पुलिस अफसर अपनी चेयर से खड़ा होकर शहबाब के पास आकर उसकी गर्दन पर अपनी स्टिक की नोक रखता हुआ बोला। मैंने कहा ना इससे। वो अभी भी मुकर रहा था। बताओ नहीं तो खौल खींच लूँगा। पुलिस अफसर ने उसकी कमर पर ज़ोर से स्टिक मारते हुए चिल्ला कर कहा कि यमीना की तो चीख निकल गई, जबकि शहबाब करा कर रह गया। ये सब नहीं कर सकते आप, उसका कज़न चिल्लाया। बकवास की तो तुझे इससे पहले से लाखों के पीछे भेजूँगा। अब तू बताएगा या? बताता हूँ। पुलिस अफसर की बात पूरी होने से पहले ही शहबाब इल्तिजाई अंदाज में बोला। जब हमारा ट्रिप शुरू हुआ था तभी मैंने अच्छी तरह इसके बैग को देख लिया था। आज दोपहर में जब इसकी दोस्त इसका बैग लेकर रूम से बाहर आई, मैंने उसका पीछा किया और शॉपिंग करते हुए एक जगह जानकर उससे टकराया और ऐसे जाहिर किया कि उसे गिरने से बचाया है, जबकि मैं उस वक्त उसके बैग में अपनी घड़ी मुंतकिल कर चुका था। मैं इससे दोस्ती करना चाहता था और इसने मुझे सवाल के बदले थप्पड़ मारा था। इस थप्पड़ का मैं बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। उसकी बात सुनकर उसका कज़न भी शर्मदर रह गया। बाकी सब भी खामोश थे, जबकि उदान नज़रें नीचे किए खुद पर जब्त कर रहा था। नहीं तो दिल तो उसका कर रहा था कि उठकर उसका मुंह तोड़ दे, जिससे वो उसकी बीवी के बारे में ऐसी बातें कर रहा था। अच्छा सर, हमें इजाज़त दें। अब खलील साहब ने उठते हुए पुलिस अफसर से इजाज़त चाही। उदान, जो कि उसकी टेबल के करीब रखी कुर्सी पर बैठा था, उठ खड़ा हुआ। पुलिस अफसर से हाथ मिलाते उसका शुक्रिया कहा, फिर शहबाब के नज़दीक जाकर रुका। आज के बाद तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि सबसे बड़ा प्लानर वो अल्लाह है। हम बहुत तरीके निकालते हैं, बहुत से प्लान बनाकर दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, मगर ये नहीं जानते इसमें हम खुद गिर पड़ेंगे। मैंने तुम्हें बहुत मर्तबा वार्न किया। बात सिर्फ मुझ तक रहती तो शायद तुम्हें माफ़ कर देता, मगर बात अब मेरी बीवी की थी। उसके साथ गलत करने वाले हर बंदे को मैं उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। एन्जॉय द एंड ऑफ दिस रिवेंज। एक एक लफ्ज़ बड़े पुरसुकून अंदाज में कहता वो उसे बहुत कुछ जता गया और फिर वहाँ से निकलता चला गया। इसी दिन के लिए कह रही थी कि रुखसती करवाए अब, मगर नहीं, मेरी किसने सुननी है यहाँ। मुज़बा सारी रवादात सुनकर बोली। पुलिस स्टेशन से निकलते ही वो लोग रात 2 बजे की लाहौर की फ़्लाइट पकड़कर घर आए थे। मुज़बा परेशान बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी। घर से जाने से पहले खलील साहब ने मुख्तसरन मुज़बा को बता दिया था कि वो दोनों किसी मुश्किल में हैं। अम्मी की बात सही है। उदान, जो पहली रुखसती का ख्वाहिशमंद था, माँ की बात की तायीद करने लगा।
अच्छा, अब तो आराम करने दें। अल्लाह का शुक्र है उसने हर तरह की मुश्किल से बचा लिया। रेस्ट कर लें, फिर इस बात को डिस्कस करते हैं। खलील साहब ने यमीना की हालत देखते हुए कहा, जिसके हाथ पर अभी भी खराश के निशान थे और इतनी परेशानी लेने के बाद वो बहुत ही पसमर्दा सी नज़र आ रही थी। मुस्बा ने उसे सोफ़े से उठाया और रहमा के कमरे में ले आई ताकि वो रेस्ट कर ले। कुछ खाना पीना है बेटा? नहीं चाची, एयरपोर्ट पर चाचा ने सैंडविचेस लेके दिए थे, वही खा लिए, तो अब बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। थकी हुई आवाज़ में उसने मुस्बा को मना किया। ठीक है बेटा, आराम से लेट जाओ, कहते साथ ही वो चले गए। फजर का वक्त करीब ही था। यमीना ने उठकर वज़ू किया, फिर नमाज अदा की। सलाम फिर कर वो एकदम सजदे में गिरकर रोने लगी। ए अल्लाह, आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं कि आपने आज मुझे नाइंसाफ़ी और एक घटिया प्लानिंग की भेंट चढ़ने से बचा लिया। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं जो आपके करम और रहमत को बयान कर सके। वो खामोश लब बस आंसू बहाती गई। कभी कभी अल्फाज वो बात अल्लाह तक पहुंचाने का सबब नहीं बन सकते जो आपके आंसू बन जाते हैं, चाहे वो तशक्कुर के हों या नदामत के। शाम में मुस्बा और खलील ने मिलकर फ़ैसला कर लिया कि इसी हफ्ते में जुम्मा की रात को रिसेप्शन देकर यमीना की रुखसती करवा देंगे। मुबारक हो। रहमा कमरे में आई जहाँ यमीना बेड पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। खैरियत? किस बात की मुबारकबाद? कहीं तुम्हारे ससुराल वाले तो नहीं आ गए? रहमा की बात खलील साहब के एक दोस्त के बेटे के साथ तय हो चुकी थी जो कनाडा में ही होते थे और उन्होंने शादी की तारीख पक्की करने इन्हीं दिनों में आना था। अभी तो आप अपने पिया देश जाने की तैयारी करें, फिर मैं जाऊंगी, रहमा ने शौक़ी से कहा। यमीना ने उलझन भरी नज़रों से उसे देखा। आपकी और भैया की रिसेप्शन की तैयारी हो रही है इस जुम्मा को, और जुम्मा आने में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। यमीना इतनी जल्दी परेशान हो गई। अभी तो उन दोनों के माबीन कोई अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता नहीं बना था। अभी तो दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त मुश्किल से करते थे, तो एक नए रिश्ते का आगाज़ कैसे कर लेते। उदान की किसी बात से ऐसा महसूस ही नहीं हुआ था कि वो उसको बीवी के रिश्ते में कबूल कर चुका है। हाँ, उसने उसे बचाया ज़रूर था, मगर उसके नाम जुड़ने की वजह से उसे आखिर तो अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना था। मगर वहाँ से आकर भी सुबह से शाम हो गई थी। उसने आकर एक मर्तबा भी यमीना का हाल नहीं पूछा था। ये सब यमीना का ख्याल था। वो इस बात से अनजान थी कि सब के पीछे असल जोर ही उदान ने डाला है कि अब रुखसती करनी बहुत ज़रूरी हो गई है। वो रहमा की खुशी नज़रअंदाज करके, चाची कहाँ है? उसने संजीदा नज़रों से रहमा को देखा। उसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। मम्मी तो अपने रूम में है। रहमा भी संजीदा हुई। और कौन कौन है वहाँ? कोई भी नहीं। बाबा तो बाहर कहीं गए हैं और सुबहान लाउंज में बैठा है। भैया भी कहीं बाहर गए हैं। उसके बताने पर यमीना को लगा कि सबसे मुनासिब वक्त है मुस्बा से बात करने का। वो वक्त ज़ाये किए बिना तेज़ी से बाहर निकली। उसका रुख मुस्बा के कमरे की जानिब था। चाची मैं आ जाऊं? उसने दरवाज़ा नॉक करके थोड़ा सा खोल कर सर अंदर करते इजाज़त ली। अरे बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, आओ ना। वो जो पेपर पेन पकड़े कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा। वो आहिस्ता से चलती उनके सामने बेड पर आकर बैठ गई। उन्होंने उसके चेहरे पर कोई गैर मामूली बात नज़र आई जिसे वो समझने से कासिर थी। वो सर नीचे किए गोद में रखे हाथों को मरोड़ रही थी। मेरी जान, क्या बात है? जो भी कहना है ये समझ कर कहो कि तुम इस वक्त अपनी माँ के सामने बैठी हो। उन्होंने उसकी झिझक भांप ली। चाची आप अभी ये रिसेप्शन कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर मेरा मतलब है मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। मैं अभी रहमा के ही रूम में रह लूँ। मैंने उस मास्टर्स के लिए बहुत मेहनत की है। मैं नहीं चाहती कि शादी की ज़िम्मेदारियों में लगकर मैं इससे गाफिल हो जाऊँ। बस मुझे इसको मुकम्मल करने तक का वक्त दे दें। उसने झिझकते हुए जिस अंदाज से कहा, मुस्बा को उस पर बेख्तियार प्यार आ गया। आगे बढ़कर उसे साथ लगाया। मेरी जान, इतना घबरा कर ये सब कहा? मैं उदान की माँ बाद में, पहले तुम्हारी हूँ। तुम्हें याद है ना, मैंने हमेशा तुम्हें बहुत प्यार किया है। जब तुम मेरे पास आती हो हर मर्तबा ये ख्वाहिश ज़ोर पकड़ती थी कि किसी तरह तुम्हें अपने पास रोक लूँ। तो अब जब अल्लाह ने तुम्हें मुझे दे दिया है तो क्या मैं तुम्हें वैसे ही प्यार नहीं करूँगी? तुमसे बाकी हर रिश्ता बाद में, पहले तुम मेरी बेटी हो। उदान की तुम फिक्र मत करो, उसे और तुम्हारे चचा को मैं समझा लूँगी। मैं जानती हूँ तुमने कितनी मुश्किल दिन गुजारे हैं, लेकिन अब और नहीं। हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं कि एक मर्तबा तुम्हारा और उदान का रिलेशन सब में डिक्लेयर हो जाए। तुम टेंशन मत लो। तुम मुझे इतनी प्यारी ना होती तो अपने बेटे के साथ मैं ये जुल्म कभी ना करती। उन्होंने उसके सर पर प्यार करते हुए उसे अपने और साथ लगाया।
ये क्या बात है? अब रात में खलील साहब ने वुदान को स्टडी रूम में बुलाकर यमीना की ख्वाहिश का जिक्र किया और वुदान शदीद खौफ से दो चार हुआ। बेटा, बात उसकी गलत भी नहीं है। शादीशुदा ज़िंदगियों की जिम्मेदारी में लगकर बच्चियां इस तरह पढ़ नहीं पाती हैं। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। दिस इज़ कम्प्लीटली अनफेयर। आप लोग फिजूल में उसे फेवर कर रहे हैं। वुदान ने खफगी से मुँह बुलाया। अब क्या करें, हमें वो है ही इतनी प्यारी। खलील साहब को तो यकीन नहीं आ रहा था कि उनका हमेशा से संजीदा रहने वाला बेटा अब मोहब्बत में रोमियो बना उनके सामने बैठे अपनी कैफियत आश्कार कर रहा था। मैं तो सौतेला हूँ ना जैसे। उसके चिढ़ने पर वो हंस पड़े। बाबा, आप ये ठीक नहीं कर रहे। उसका आगे ही दिमाग ठीक नहीं है। आप और उसे आसमानों पर चढ़ा रहे हैं। मैं ज़रा अच्छी तरह बताता हूँ उसे इस सब का मतलब। उसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर दे। अब जब वो उसकी रग रग में बस गई थी तो फिर से वो फासले बीच में ला रही थी। हेलो मिस्टर, खबरदार, मेरे सामने ही बैठकर मेरी ही बेटी को डराने धमकाने की बात कर रहे हो। खलील साहब ने मसनूई गुस्से का इजहार किया। ओहो, आपकी बेटी? उसने भी उन्हीं के अंदाज में कहा। वो हंस पड़े। शर्म नहीं आती? बाप के सामने अपनी बेताबियाँ दिखा रहे हो। उन्होंने उसे शर्म दिलाने की कोशिश की। आप पहले मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, फिर बाप हैं। उसने उनकी कोई बात का असर नहीं लिया। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। उन्होंने दिल से दुआ दी। मगर उस दिन के बाद से यमीना ऐसे उसके साए से छिपी कि 3 दिन वो नज़र ही नहीं आई। जब पूछो कहाँ है, बाज़ार, फिर कमरे, और अब एक पूरा दिन पार्लर में गुजार कर आई। फ़ोन और मैसेजेस का वो रिप्लाई नहीं कर रही थी। वुदान झुंझला कर रह गया। उसी में उनकी रिसेप्शन की रात आ गई। वो हॉल में मौजूद था। उसकी यूनिवर्सिटी के बहुत से लोग, रिश्तेदार सब इकट्ठे थे। यमीना अभी नहीं पहुंची थी। और जी, आज क्या महसूस कर रहे हैं? इंशाल के पूछने पर उसे ऐसा लगा किसी ने जल्दी पर तेल रख दिया है। खाक महसूस करना है। वुदान ने उसे यमीना की ख्वाहिश बताई। मैं भी सोच रहा था कि इतने टेढ़े लोगों का इतनी आसानी से एक होने के लिए मान जाना बड़ी हैरत की बात है। इंशाल ने मुस्कुराहट दबाकर वुदान को गोया आग लगा दी। वो उस वक्त ब्लैक ड्रेस, पैंट और कोट में वाइट शर्ट और पीच टाई लगाए बहुत ही चार्मिंग लग रहा था। इससे पहले कि वो उसे कोई जवाब देता, यमीना गाड़ी से उतरती हुई नजर आई। सबने वुदान को कहा कि आगे बढ़कर उसके साथ खड़ा हो और उसको लेकर फिर हॉल में एंटर हो। तमाम लाइट्स ऑफ कर दी गई। सिर्फ एक स्पॉट लाइट जल रही थी जिसकी रोशनी में यमीना और वुदान हाथ थामे आहिस्ता आहिस्ता चलते आ रहे थे। तालियों की गूंज और हल्के से म्यूज़िक में उनको सबने वेलकम किया। यमीना पीच और स्टील ग्रे मैक्सी पहने, लाइट सा सेट पहने, खूबसूरत से मेकअप में आंखों को खैरा कर रही थी। हर देखने वाली आंख ने रश्क से उनके कपल को देखा। वुदान की मजबूत गिरफ्त में उसका हाथ आज कपकपा रहा था। वो उसे लिए स्टेज की जानिब बढ़ा और फिर सब लाइट्स ऑन करके स्टेज के गिर्द वुदान के सब क्लास फेलोज जो खड़े थे, उन्होंने स्पेशल शूटर्स बनवाए थे जिनमें गुलाब के फूलों की पत्तियाँ थी। उन्होंने लाइट ऑन होते ही वो चलाए। उन दोनों के हर तरफ फूलों की पत्तियां उड़ती हुई इतना खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी जिसको हर किसी के कैमरे ने खुद में महफूज कर लिया। वुदान कभी उसके पास आ जाता और कभी उठकर दोस्तों में चला जाता। जैसे ही खाने का टाइम हुआ, फोटोग्राफर उन्हें लेकर उसी हॉल के ग्राउंड में आ गया ताकि उनका फ़ोटो शूट कर सके। वुदान पहले से ही यमीना के फ़ैसले पर भरा बैठा था। अब तो उसे तंग करने का और भी मौका मिल गया था। जब फोटोग्राफर उसका हाथ पकड़ने को कहता, वुदान इतने ज़ोर से पकड़ता कि यमीना उसे घूर कर रह जाती। और फिर वुदान ने ऐसे ऐसे पोज बनवाए कि यमीना का दिल क्या कहीं भाग जाए। वो रोने वाली हो गई वुदान की हरकतों पर। उफ, मुझे चक्कर आ रहा है। पानी पानी। उसने सर पकड़कर कदमों में थोड़ी लड़खड़ाहट पैदा की। वुदान वाकई घबरा गया। क्या हुआ मुन्ना, बैठ जाएं। उसने जल्दी से पास पड़ी कुर्सी पर उसे बिठाया। यमीना ने अपनी इतनी अच्छी एक्टिंग पर खुद को दाद दी। मुझसे खड़े नहीं हुआ जा रहा, प्लीज़ अंदर ले जाए। उसने आवाज़ में नकाहत पैदा की। वुदान ने बाकी फ़ोटो सेशंस का सिलसिला बंद करवाया और उसे लेकर अंदर की जानिब बढ़ा। उफ़, अगर इसे पता चल जाए कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। इसने यहीं मुझे कच्चा चबा जाना है। पोज ऐसे बनवा रहा था जैसे बड़ी मोहब्बत हो हमें। बस दिखावा मुझे तंग करने के लिए। उसके साथ चलते यमीना ने सोचा। अंदर ले जाकर थोड़ी देर बाद उसने ड्रामा ख़त्म किया तो वुदान की जान में भी जान आई। मगर उसे अभी भी पता नहीं चला था कि यमीना ने ये सब जानबूझकर किया था। वो यही समझा थकावट की वजह से ऐसा हुआ है।
जिस वक्त फंक्शन ख़त्म हुआ और सब मेहमान बाहर आए, जितने कपल्स थे उन सबको उदान के फ्रेंड्स ने फ्लाइंग लैंटर्न्स दिए। सब ने फ़िज़ा में उड़ाए और सबसे बड़ी आखिर में उदान और यमीना ने मिलकर उड़ाई। पूरे आसमान में ऐसा लगा छोटे छोटे सितारे टिमटिमाने लग पड़े हैं। यमीना ने अपने पूरे रिसेप्शन में उस एंड को सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। वापस आकर रहमा के कमरे में जाते साथ ही उसने कपड़े चेंज करके मेकअप उतार कर वज़ू करके नमाज़ पढ़ी। रहमा आते साथ ही चेंज करके सो भी चुकी थी। वो बेड के दूसरी जानिब आकर लेटने लगी कि ड्रैगन का मोबाइल व्हाट्सएप मैसेज आया। उसने जैसे ही ओपन किया वॉइस मैसेज आया था। उसने हैंड फ्री लगाकर प्ले किया तो उदान की गंभीर आवाज़ में 1-2 के सॉन्ग विदाउट यू की चंद लाइंस गुनगुनाई हुई थी। आई कैन रीड योर फुलिश माइंड गोइंग डार्क फ्रॉम टाइम टू टाइम। How's my heart supposed to beat? How's my heart supposed to beat without you? How I am going to make it through without you? उदान की गंभीर आवाज़ में गाए उस गाने ने उसके दिल को और ही अंदाज में धड़काया। तो क्या वो भी मुझे उसी अंदाज में सोचने लगा है जिसमें मैं उसे अब सोचती हूँ, या फिर ये भी चिढ़ाने का कोई अंदाज़ है? यमीना की सोच का दायरा अभी भी वहीं अटका हुआ था। यार आज शाम में आ जा, निकाह के लिए मेरी शलवार कमीज़ लेने जाना है। इंचाल के निकाह के दिन भी करीब आते जा रहे थे और उदान भाई बनकर उसके हर काम में आगे था। इधर उनके अपने घर में उदान और यमीना के रिसेप्शन से अगले दिन ही रहमा के होने वाले ससुराल का फ़ोन आ गया था कि वो उसी हफ्ते आ रहे हैं और उनके आने के 10 दिन बाद उनकी शादी की डेट फाइनल कर दी गई। यूनिवर्सिटी में उनका 2nd सेमेस्टर शुरू हो चुका था। उदान और यमीना इकट्ठे आते जाते थे। उदान अब चाहता तो भी यमीना के लिए वो अजनबियत और लाताल्लुकी आ ही नहीं पाती जो वो उदान से रखे हुए थी। वो समझने से कासिर था कि आखिर वो क्यों उस बेगानगी को तूल दे रही है। ऐसा नहीं था कि वो उससे नॉर्मली बात नहीं करती थी, मगर अपने रिश्ते के हवाले से कुछ भी कहने से कतराती थी। उनकी नोक झोंक इसी तरह बरकरार थी। उस दिन उदान और सुभान लाउंज में बैठे मैच देख रहे थे कि यमीना तेज़ी से अंदर आई। सुभान, मेरा मोबाइल देखा है कहीं? परेशान सी आवाज़ उदान को पीछे से सुनाई दी। नहीं भाभी। सुभान और रहमा उसे उदान के हवाले से ही बुलाते थे अब। हाय अल्लाह, कहाँ चला गया? उसने परेशानी से चारों जानिब देखते हाथ सर पर रखा। भाई आपके पास मोबाइल है, बेल दें। भाभी साइलेंट तो नहीं था? सुभान ने उदान को कहते साथ ही यमीना से तस्दीक की। नहीं, साइलेंट तो नहीं था। यमीना की आवाज़ में अब भी परेशानी घुली थी। मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। उदान ने उसके मोबाइल पर बेल देते उसे तसल्ली दी, बल्कि आवाज़ उदान के पास रखे कुशन के नीचे से आई। उसने जैसे ही कुशन उठाकर मोबाइल पकड़ा तो ड्रैगन कॉलिंग देखकर उसने घूर कर यमीना को देखा। वो अपनी परेशानी में भूल चुकी थी कि उसने उदान का नाम ड्रैगन से सेव किया हुआ है। सुभान की भी जैसे ही नज़र स्क्रीन पर पड़ी उसकी मुँह से हंसी का फव्वारा निकला। भाभी, ये तो मोहब्बत की इंतहा हो गई। उसने उदान को छेड़ा। किसी के मोबाइल पर उसकी इजाज़त के बगैर नज़र भी नहीं डालते। यमीना कहाँ शर्मिंदा होने वाली थी। उसके हाथ से मोबाइल झपटते हुए बोली, जब बीवी अपनी हो तो उसकी चीज़ों पर नज़र डालने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। उदान ने उसे अपने माँ बहन रिश्ता जताया। उन पर तो गुस्सा हो रहे हैं। आपने भाभी का नंबर किस नाम से सेव किया है वो भी बता देना। सुभान की नज़र कॉल मिलाते हुए उसके मोबाइल पर पड़ चुकी। शट अप। उदान नहीं जानते थे कि सुभान देख चुका है, लिहाजा बात खुलने के डर से जल्दी से पूछा, वरना अपना नाम देखकर वो वाकई वैम्पायर बन जाती। किस नाम से सेव किया है, दिखाएं मुझे। यमीना भी मतजस्सिस हुई। इतना तो वो जानती थी कोई अच्छा नाम नहीं होगा, मगर इतना बुरा था ये वो भी नहीं सोच सकती थी। जाएं, अब मिल गया ना मोबाइल, जाएं मैच देखने दें। वो जो उसके सोफ़े के पास खड़ी थी, उदान ने उसे टालने के लिए जल्दी से कहा और अपनी तवज्जो टीवी की जानिब मबजूल की। देखे बगैर तो मैं नहीं जाऊंगी। उसकी बात पर सुभान हंस हंस कर लोट पोट हो रहा था। भाई दिखाओ ना अब। उसने उदान को चिढ़ाया, जबकि यमीना अपना नाम देखने के इश्तियाक में उसके और करीब आई। तुम अपनी बकवास बंद रखो, कोई नाम नहीं रखा, जाएं अब। उदान ने मोबाइल टी-शर्ट के फ्रंट पॉकेट में डालते उसे एक मरतबा फिर डालना चाहा, मगर यमीना ने उसके पॉकेट से बड़े मज़े से मोबाइल उचक लिया। उदान तो उसकी जुरात पर हक्का बक्का रह गया। फिर जल्दी से खड़े होते उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा। देखने दे मुझे कि क्या रखा है। यमीना ने मोबाइल अपने एक हाथ में पकड़कर उसकी पहुंच से दूर करना चाहा, जो हाथ आगे बढ़ाकर मोबाइल उससे लेने की कोशिश कर रहा था। जाने मन रखा है, बस सुकून आ गया। मुन्ना दे वापस। वो झिंझलाया, जबकि मुन्ना ने तेज़ी से खोल लिया था। ये भी शुक्र था कि उस पर पैटर्न या पासवर्ड नहीं रखा था।
जैसे ही उसने कॉल लॉग में चेक किया, उसका नंबर वैम्पायर के नाम से सेव था। उसका तो गुस्से और बेयकीनी के मिले जुले तासरात समेत मुंह ही खुल गया। वुदान भी मोबाइल उसके हाथ से लेने की कोशिश तर्क कर चुका था। ऐसी लगती हूँ मैं आपको? वो तो सदमे में ही चली गई। मुड़कर वुदान को गुस्से से देखते हुए बोली, और मैं ड्रैगन दिखता हूँ आपको? उसने उल्टा सवाल किया। लड़कों की इमेज की खैर होती है, इशू सारा लड़कियों की इमेज का होता है। उसने तासिफ से वुदान को देखा। वाह क्या लॉजिक है। वुदान ने उसे तंजिया सराहा। अब तो बिल्कुल आपका बॉयकॉट। गुस्से से उसका मोबाइल उसके हाथ में रखती वो धप धप करती चली गई, जबकि सुबहान की बत्तीसी अभी तक बाहर थी। तू फूट डलवा दे, वुदान ने जले दिल समेत उससे कहा। पहला कौन से उनके खुशगवार ताल्लुकात थे? वुदान ने हसरत से सोचा। मुबारक हो जी, आपके ससुराल वालों की भी आमद हो ही गई। आज शाम में आ रहे हैं। यमीना अभी चाची के पास से उठ कर आई थी, जहां रहमा के ससुराल वालों का फ़ोन आया था। वो एक दिन पहले ही कनाडा से आए थे और अब उनसे मिलने के लिए आना चाहते थे। खलील साहब ने उन्हें डिनर पर बुलाया था, लिहाजा यमीना ने चाची के साथ मिलकर सारी डिशेस तैयार की। कौन से शेफ़ को बुलवाया था? वुदान किचन में आया। जानता था कि सब उन्होंने घर पर बनाया है, मगर यमीना को सामने देखकर उसे तंग किए बिना न रह सका, जिसने वाकई उस दिन के बाद से वुदान का बॉयकॉट किया हुआ था। उससे बातचीत बंद थी। यमीना ने तीखी नज़रों से उसकी जानिब देखा, जिसके करीब खड़ा शशलिक के प्लेट में से एक स्टिक उठाकर खाने लगा कि यकदम वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। बहुत ही कोई बुरी नज़र है आपकी, वुदान ने अफसोस से सर हिलाते हुए उसने यमीना की जानिब देखा, जो अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश कर रही थी। शुक्र करे बुरी है, हमें तो बुरी भी मंजूर है, मगर शर्त यह है कि आप डाले तो सही। वुदान ने शुक्र किया कि उसने चुपचाप का रोज़ा तोड़ा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, रहमा के ससुराल वाले आ गए। वुदान ने वो गिरी हुई स्टिक उठाकर साइड पर रखी और यमीना पर एक गहरी नज़र डालता बाहर चला गया, जो उस वक्त मूव कलर का शिफॉन का फ्रॉक पहने, दुपट्टा सलीके से सर पर जमाए बेहद हसीन लग रही थी। वुदान खुद डार्क ग्रीन कुर्ते और वाइट शलवार पहने, बाजू आगे से फोल्ड किए, बेहद डैशिंग लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वो जूस के गिलास लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और हौले से सबको सलाम किया। शिराज, लड़के के माँ बाप और बहन मौजूद थे। वो दो ही भाई थे। एक ने तो शादी से एक दिन पहले ही आना था और शिराज उनके साथ नहीं आया था। वालेकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह बहुत ही प्यारी बहू है आपकी। उन्होंने यमीना के सलाम करने पर उठकर उसे गले लगाते सताइश भरी नज़रों से देखते मुस्बा से कहा, बहू नहीं जी, बेटी। असली बेटी तो अब यही है। रहमा तो अब आपकी बेटी बन गई है। उन्होंने फ़ख्र और मोहब्बत से यमीना को देखते हुए कहा, जो सबको जूस सर्व कर रही थी। वुदान अभी उठ कर गया था। जैसे ही वो अंदर आया, यमीना को सोफ़े पर बैठे देखकर खुद भी उसके साथ बैठ गया और बाजू पीछे करके सोफ़े की पुश्त पर ऐसे रखा कि यमीना उसके हसार में आ गई। छिछोरों वाली हरकत मत करें, यमीना ने आहिस्ता से कहते इस तरह उसे देखा कि बाकियों को यही लगा कि वो बहुत नॉर्मल गुफ्तगू कर रहे हैं। शरीफ शौहर के रूप में मैं आपको कबूल ही नहीं, तो सोचा अब थोड़ा छिछोरा ही बन जाऊं। वुदान ने भी उसकी जानिब मुस्कुराते हुए देखा और उस मुस्कुराहट में जो जिद करने वाले तासरात छिपे थे, ये बस यमीना ही जानती थी। कल प्रेजेंटेशन है और इनके जाने के बाद आपने मुझे सुनानी है। क्यों, आपने मेरे नंबर लगाने हैं क्या? नहीं, जितनी आप नील हैं, कहीं कल मेरा नाक ना कटवा दें। अब तो सबको पता है कि आप मेरी बीवी हैं, मेरा इंप्रेशन ख़राब होगा। उसकी मुसलसल जिद करने वाली मुस्कुराहट पर यमीना तिलमिलाई, फिर वहाँ से उठकर टेबल पर खाना सेट करने लगी। खाना खाने के बाद जैसे ही वो लोग वापसी के लिए निकले और यमीना किचन समेट कर फारिग हुई, वुदान के मैसेजेस पर मैसेजेस आना शुरू हो गए कि प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए मेरे रूम में आएँ। यमीना मरता क्या ना करता के मुसादिक रहमा के कमरे से प्रेजेंटेशन का मटेरियल लेने चल पड़ी। 12 बज चुके थे। थकन से बुरा हाल था, लेकिन उसे पता था जो साहब बहादुर के दिमाग में आ जाए करके दम लेता है। मगर रात के इस पहर उसके कमरे में जाते एक अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी। वुदान का कमरा ऊपर की मंजिल पर था। वो अक्सर उसके रूम में आ जाती थी, उसके कपड़े रखने या काम वाली से कभी कभी काम करवाने, मगर तब जब वुदान कमरे में ना हो। आज वो पहली मर्तबा उसकी मौजूदगी में जा रही थी। धड़कते दिल से उसने दरवाज़ा खटखटाया। कम इन।
की आवाज़ पर वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई और अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया, एकदम कमरे की लाइट बंद हो गई। सिवाय टेरेस से हल्की सी रोशनी के अलावा और कोई लाइट नहीं आ रही थी। उदान, वो जो खौफजदा होकर बोली। उसने इधर उधर हाथ मारे और साथ साथ उदान को आवाज़ दी कि एकदम उसके बेड के सामने पड़ी हुई टेबल के पास माचिस की रोशनी में उदान नज़र आया। ये क्या मजाक है? उसे थोड़ी सी तसल्ली हुई उदान को देखकर, तो नाराज़गी से बोली। उदान ने कोई जवाब न दिया और झुककर कोई कैंडल सी ऑन की, मगर वो कैंडल नहीं, पत्तियों से जुड़ा एक ग्लोब सा था। जैसे ही उसके ऊपर की कैंडल जलाई गई, वो एकदम फूल की शक्ल में खुलकर घूमने लगा और हल्का सा म्यूज़िक उसमें से सुनाई देने लगा। पास ही केक पड़ा था जिस पर बड़ा हैप्पी बर्थडे लिखा था। उदान ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और उसे टेबल के पास ले आया। नज़रें अब भी उसके सभी चेहरे पर जमी थी। यमीना को भूल चुका था आज का दिन, और ये तो बहुत सालों से भूल चुकी थी कि उसकी बर्थडे कब आती है। जब मनाने वाले ही नहीं रहे तो उसे याद करके क्या करना था। उदान की इस केयर पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उदान उसे सबसे पहले विश करना चाहता था और चाहता था कि जैसे ही ये दिन शुरू हो वो यमीना के सबसे करीब हो। प्रेजेंटेशन का बहाना करके उसने यमीना को इसीलिए बुलाया था कि वो जानता था कि अगर वैसे ही आने को कहा तो वो कभी नहीं आएगी। रोने की नहीं हो रही, और इस कैंडल की लाइट में तो वैसे ही वैम्पायर लग रहे हैं। काश मैं केक पर इस विश के साथ वैम्पायर का इजाफा भी करवा लेता। उदान की इस बात पर जो दुख और खुशी के मिले जुले तासरात थे, उन्हें भाड़ में झोंक कर वो पंजे तेज़ करके उससे लड़ने को तैयार हो गई। किसने कहा था फिर ये सब करने को? कोई एहसान नहीं क्या मुझ पर? आपका फ़र्ज़ है मेरा ख्याल रखना। वो कहाँ कोई बात खुद पर आने देती, और उदान का जो इरादा था उसे तकलीफ़ की कैफियत से बाहर लाने का, वो उसमें कामयाब हो गया था। अच्छा चलें, लड़ बाद में लेना, पहले केक काटे। उसे केक काटने का कहते साथ ही उदान ने वहाँ से हटकर कमरे की लाइट्स ऑन की। टेबल पर केक के इर्द गिर्द गुलाब की पत्तियों का दायरा बना हुआ था। चाहे जो भी है, मगर मेरी ज़िंदगी के अहम दिनों को यादगार और ख़ूबसूरत ये ज़रूर बनाता है। उसने दिल में उदान की इस छोटी सी मगर भरपूर सेलिब्रेशन को दिल में खूब सराहा। चलें जी, अब केक काटें, या पहले 21 तोहफे चलवाऊँ? उदान की बात पर वो एक मर्तबा फिर से कोफ में मुब्तला हुई। उफ़, अगर ये बंदा मोहब्बत से बोल ले तो उसका क्या चला जाता है। उसने सड़े दिल से केक काटा। खिलाएंगी? उदान ने शरारत से कहा। जी क्यों नहीं। यमीना के शराफत से मानने पर वो हैरान हुआ। जैसे ही उसने उंगली में उठाकर केक उसके करीब किया और उदान ने मुंह खोला, यमीना ने केक उसके गालों पर लगा दिया और उसकी शक्ल देखकर खुद हंसती चली गई। ये दुश्मनी का अमली आगाज़ आपने किया है। अब मैं जो कुछ करूं चीखना नहीं। उदान ने उसे ख़तरनाक तेवरों से उसकी जानिब देखा। नहीं। यमीना को ख़तरे की बू आई और उसने दौड़ लगाने की कोशिश की। उदान ने उसका बाजू पकड़कर उसे काबू किया और केक का बड़ा सा पीस उठाकर उसके पूरे मुंह पर मल दिया। यमीना तो अपनी दुर्गत पर रोने वाली हो गई। उदान ने जल्दी से मोबाइल निकालकर उसकी एक तस्वीर ली और फिर हंसता चला गया। यमीना एकदम उसकी वार्डरोब की जानिब मुड़ी। उदान हैरान हुआ क्योंकि उसके ख्याल में तो उसे आसमान ज़मीन एक कर देना चाहिए था। अपनी हालत पर यमीना ने उसकी वार्डरोब खोली जहां आज सुबह उसने उदान की शर्ट्स प्रेस करके हैंग की थी। यमीना ने उसमें से जल्दी से उसकी एक ब्लैक शर्ट निकाली जो उसकी फेवरेट थी। इससे पहले कि उदान को समझता, उसने उस शर्ट से अपना चेहरा साफ किया। मुन्ना, ये मेरी फेवरेट शर्ट थी। वो सदमे से चीखा। और मैं आपकी फेवरेट बीवी? यमीना ने शरारत से मुस्कुराते हुए उसे और भी चिढ़ाया। इससे पहले कि वो उसे पकड़ता, अब की बार यमीना ने दरवाजे की जानिब दौड़ लगाई और खिलखिलाते हुए बाहर निकल गई। जो भी था, उदान ने वाकई आज का दिन स्पेशल बना दिया था। उसने कमरे में आकर मुंह धोते हुए सोचा, फिर मोबाइल पकड़कर उसे मैसेज किया, थैंक्स फॉर मेकिंग माई बर्थडे सो स्पेशल, और मोबाइल रखकर मुस्कुराते हुए लेट गई। जबकि उदान को यमीना की मोहब्बत के आगे अब अपनी किसी चीज़ के खो जाने का कोई अफसोस नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, भाई अम्मी कह रही हैं कि हमें मार्केट तक ले जाएं। वो जो होटल की बुकिंग करवा कर अभी आया था, रहमा के कहने पर सर हिलाया। चाय पिलवा दो यार पहले, फिर जहाँ कहोगी ले जाऊँगा। इतनी थकावट के बावजूद वो उसे इनकार नहीं कर सका। वो अब 1-2 दिन की मेहमान तो थी। रहमा अच्छा कहती वापस चली गई और वो बेड पर निढाल होकर लेट गया। थोड़ी देर बाद मुस्बा चाय का मग और सैंडविचेस लिए कमरे में दाखिल हुई। अरे अम्मी, आप क्यों आ गई? किसी और के हाथ भेज देती। वो उन्हें अंदर आता देखकर तेज़ी से उठा और उनके हाथ से ट्रे थामकर बेड के सामने रखे छोटे से टेबल पर रखी। किसी को क्यों, सीधा कहो मेरी बीवी को भेज देती।
उन्होंने उसके बालों में हाथ फेरते शरारत से कहा। दोनों दीवार के पास रखे काउच पर बैठे। माँ हो तो आप जैसी, बिन कहे राज जानने वाली, उदान ने भी हंसते हुए कहा। उस दुश्मनी अव्वल का जिक्र आते ही उसकी थकावट खुद ब खुद ख़त्म हो गई थी। ओह, दिल को तो दिल से रात थी। ये सैंडविचेस चाय के साथ उसने भेजे हैं। वो मुस्कुराते हुए उसका चमकता चेहरा देख रही थी। ओह प्लीज़, कहीं मैं बेहोश ही ना हो जाऊं, उसने हैरत ज़्यादा होते कहा। बदतमीज़, हर वक्त मेरी बेटी को तंग करता रहता है। मुस्बा की बात पर वो हंस पड़ा। अच्छा चलो, अब जल्दी से ये खा लो और गर्म चाय पियो। उन्होंने उसे चाय की जानिब मतवज्जा किया। वो आगे बढ़कर टेबल उठाकर अपने सामने ले आया। मुस्बा उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देख रही थी। कल तक जिनको वो अपने हाथ से खिलाती थी, आज वो अपनी फैमिलियों वाले हो गए थे। रहमा का ख्याल आते ही उदान के कंधों पर सर रखकर सिसक पड़ी। अम्मी क्या हुआ है? उदान उन्हें रोता देखकर परेशान हो गया। एकदम उन्हें सीधा करते अपने साथ लगाया। बस रहमा की रुखसती का सोचकर दिल भर आया। उन्होंने आंसू साफ करते कहा, तो कनाडा कौन सा दूर है, जब कहेंगी आपको उससे मिलाने ले जाऊंगा। और वैसे भी मैंने अपनी शादी इसीलिए जल्दी करवाई है ताकि आप मेरी बीवी के साथ इतना लड़ें कि आपको रहमा की ज़रा याद ना आए। वो भी लड़ने में खुश रहती है और आपको उससे लड़ने की गट्स मैं सिखा दूंगा। बहुत बुरी बात है बूदी, उन्होंने हंसते हुए उसके कंधे पर धमोका जड़ते कहा। इतनी प्यारी है मेरी बेटी, खबरदार जो उसे कुछ कहा। उन्होंने उसे गुस्से से घूरना चाहा, जिस पर उस गुस्से का कोई असर नहीं होने वाला था। प्यारी तो वो वाकई है, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो ड्रोन है जो अमेरिका अफ़गानिस्तान पर छोड़ता है। उदान की बातों पर उन्हें अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो गई। मेरी तारीफ़ में दीवान पूरा हो चुका है तो चाय पीकर उठ जाएं, हमें बहुत सी जगहों पर जाना है। यमीना की आवाज़ पर उन दोनों ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ खुले दरवाजे में यमीना खड़ी हुई थी। शुक्र ये गीबत ना हुई, उदान ने उसे देखकर शरारती लहजे में कहा। थी गीबत थी, वो अलग बात है कि मैंने बर वक्त आकर आपको गीबत से बचा लिया। यमीना ने उसे तंजिया नज़रों से देखा। चलें, किसी तरह तो पता चला कि आप मेरी वेल विशर हैं। उदान कहाँ हार मारने वालों में से था। चाय का आखिरी घूंट भरते वो उठ खड़ा हुआ। सैंडविचेस वो पहले ही खा चुका था। देख लें कितना रुआब डालती है मेरे पे, वो मुस्बा की जानिब देखते हुए बोला। अच्छा है, तभी तुम काबू में रहोगे, उन्होंने यमीना की साइड लेते हुए कहा। खुद भी उठते हुए दरवाजे के पास खड़ी यमीना को प्यार से साथ लगाया। उसने गर्दन अकड़ाते उदान को देखा। यमीना, उदान, रहमा और सुभान चारों लिबर्टी मार्केट के लिए निकले। बहुत सी ब्राइडल दुकानें फेरी, मगर काबिल ज़िक्र ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था। यमीना ने भी मेहंदी पर पहनने के लिए ड्रेस लेना था। इन औरतों के साथ तो कभी शॉपिंग पर नहीं आना चाहिए, सुभान उकता कर बोला। इतना फिरने के बाद भी वो दोनों कोई फ़ैसला नहीं कर पाई थी, जबकि उदान और सुभान अपने लिए मेहंदी के लिए शलवार कमीज़ और वलीमे के लिए सूट भी ले चुके थे। ये औरतें किसको कहा? यमीना और रहमा चीखी। अपनी होने वाली बीवियों को, सुभान ने जल्दी से कहा, इससे पहले कि यमीना उसकी दुर्गत बनाती। फिर ठीक है, लेकिन बीवियाँ मशकूक बात है। अगर इतना दिमाग आप अपना ड्रेस सेलेक्ट करने में लगा दें तो हम घर जल्दी चले जाएं। भूख से बुरा हाल है। उदान ने उसका ध्यान हटाया। तो वो जो मैंने सैंडविचेस खिलाए थे? यमीना ने हैरत से ऐसे पूछा जैसे 2 नहीं दर्जन खिलाए हों। वो तो आपकी 2 बातें सुनकर हज़म भी हो गई। उदान ने इधर उधर हैंगर्स पलटते हुए कहा। मैं दिमाग खाती हूँ आपका, उसने दांत पीसते हुए कहा। खाती हैं? क्या मतलब? खा चुकी हैं। उदान ने हमेशा की तरह उसके गुस्से को हवा दी, फिर एकदम उसका हाथ पकड़कर रहमा और सुभान की जानिब आया, जो थोड़ा फासले पर लगे हैंगर्स की जानिब मतवज्जा थे। मैं और यमीना वो सामने वाली शॉप पर जा रहे हैं, अभी आते हैं। वो हैरत की तस्वीर बनी यमीना को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा। तौबा, कब हम इन दोनों को मोहब्बत करने वाले कपल की तरह देखेंगे? रहमा ने तासिफ से सर हिलाया। तुम्हें इनकी लड़ाई में भी शदीद मोहब्बत नज़र नहीं आती? सुभान ने उन दोनों को मोहब्बत भरी नज़रों से सामने लगी वॉल ग्लास से देखा। तुम्हें ही नज़र आती है इनकी मोहब्बत, मुझे तो दोनों टॉम एंड जेरी लगते हैं। रहमा की बात पर सुभान ने कहकहा लगाया। हुआ क्या है आपको? उसने उदान के साथ चलते अब की बार झुंझलाहट से पूछा। आपने तो सिलेक्शन करते सदियां लगानी हैं, मैं ही अब आपके लिए कोई ड्रेस सेलेक्ट करता हूँ। वो उसे ये नहीं कह सका कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पसंद का ड्रेस पहने। जानता था इसमें रोमांस के जरासीम ज़रा भी मौजूद नहीं, और उस बात पर उसने उड़ जाना है कि आपकी पसंद का नहीं पहनना। एक बुटीक में जाकर उसने फ्रंट डिस्प्ले पर लगे हुए ऑरेंज और ऑलिव ग्रीन कलर के शरारा सूट निकलवाने का कहा। मुझे ये नहीं पहनना, इतना शार्प कलर है। यमीना ने देखते ही इनकार किया।
अब वो डिज़ाइनर कभी उदान की शक्ल देखे और कभी यमीना की, जो लाइट ऑरेंज और ऑलिव ग्रीन को शार्प कलर कह रही थी। भाई आप निकाले प्लीज़। उदान ने डिज़ाइनर को सूट दिखाने का इशारा किया। जैसे ही वो उसके पास से गुजरा तो उदान हौले से उसके पास आया। असल में ये कलर ब्लाइंड है तो इन्हें कलर्स का अंदाज़ा नहीं है। उदान की आवाज़ इतनी आहिस्ता न थी कि यमीना तक ना पहुंचती। उसका तो मुँह सदमे से खुल गया। जैसे ही वो डिज़ाइनर उनके पास से हटा, यमीना ने हाथ बढ़ाकर उदान के बाजू पर ज़ोरदार चुटकी काटी। उदान सी करके रह गया। जंगली, उदान ने बाजू सहलाते कहा। यह कलर ब्लाइंड किसको कहा? यमीना ने अब की बार आंखें सुकेड़ कर कहा। कब? किसने कहा ये? उदान ने इधर उधर देखने की एक्टिंग की। अब तो कभी नहीं पहनूंगी, यमीना ने उदान के झूठ पर उसे धमकी दी। चले कोई बात नहीं, मैं अपनी दूसरी बीवी के लिए रख लूँगा। उदान की बात पर उसका गम और गुस्सा से बुरा हाल हो गया। मुझे तो कलर ब्लाइंड कहा है ना, ध्यान रहे ऐसी बातों पर कहीं आपको ब्लाइंड ही ना कर दूँ। यमीना की जेलसी और तिलमिलाने ने उदान के दिल में ठंड डाल दी। ओहो, तो मैडम ऊपर ऊपर से पोज करती हैं, अंदर से हालात मेरे जैसे ही हैं, उदान ने दिल में सोचा। और फिर उसके ना करने के बावजूद वही ड्रेस लेकर दम लिया। वहाँ से निकले तो रहमा भी अपने लिए एक ड्रेस पसंद कर चुकी थी, जिसे फिर यमीना ने भी ओके कर दिया। जैसे ही वो लोग घर पहुँचे, मुजवा से मिलने वाली खबर ने उदान के दिल में लड्डू खेलाए, जबकि यमीना को टेंशन शुरू हो गई। बेटा, कल से तुम लोगों के फुप्पो और चाचू की फैमिलीज आ रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन तुम उनके सामने उदान के रूम में सो जाओ। हम तो तुम्हारी बात को समझते हैं, मगर हर कोई तो नहीं समझता। लोगों को वैसे भी बातें बनाने का मौका चाहिए होता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को कोई भी कुछ कहे। मुजवा ने यमीना को अपने कमरे में बुलाकर रसान से समझाया। वो तो रूहान सी हो गई। लेकिन चच्ची, लेकिन तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती, मुजवा ने उसे टूकते हुए कहा। ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, यमीना ने हार मानते हुए कहा। जीती रहो मेरी जान। उन्होंने उसे प्यार किया, जबकि खलील चचा उदान को बता चुके थे कि यमीना कुछ दिन उसके रूम में रहेगी। उदान के दिल की तो मुराद बराई जिस वक्त वो उदान के कमरे में आए। मुंह फुला हुआ था। उदान मज़े से बेड पर टेक लगाए नीम दराज मोबाइल पर गेम खेलने में मसरूफ़ था। एक नज़र उसके गुस्सेले चेहरे पर डाली, जो अब काउच पर लेटने की तैयारी कर रही थी। ये अच्छी मुसीबत है भला, इतने दिन पहले किसी के घर आने की क्या ज़रूरत है? मेहंदी परसों है, परसों ही आते। वो कोफ से बड़बड़ा रही थी। मेहमान बाई से रहमत होते हैं। उदान ने लुक़मा देना ज़रूरी समझा। ये रहमत नहीं ज़हमत है। उसने शर्रबार नज़रों से उदान को देखा। भला खुद काउच पर सो जाए। यमीना ने दिल में दुहाई देते कि नखियों से उदान को देखा। सुबह हम सबको टेढ़ी गर्दन वाली यमीना उदान मिलेगी। वो जो बज़ाहिर लूडो स्टार खेलने में मसरूफ़ था, ध्यान के सब धागे यमीना से ही जुड़े थे। चुप कर जाएं बाप, यमीना ने कुल्लाते दिल से उससे कहा। या अल्लाह, कैसे बेकदर इंसान से किस्मत फोड़ दी है। मेरी ज़रा सा जो एहसास कर ले, हर वक्त दिल जलाता है। काली हो जाऊंगी जल जल कर। वो उस वक्त इतनी चिड़ी हुई थी कि करवट दूसरी जानिब लिए आखिर रोने लग पड़ी। कुछ उदान की बेहिसी दिल दुखा रही थी। क्या था जो कह देता यमीना बेड पर ही सो जाओ। उसने फिर से जले दिल से सोचा। यमीना की सूसों की आवाज़ पर उदान हैरत ज़दा होते। मोबाइल जल्दी से बेड पर फेंकता उसकी जानिब बढ़ा। मुन्ना, आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पुकारा। उफ, ये लहजा और पुकार। उसके मुन्ना पुकारने पर यमीना का दिल उसकी जानिब खिंचा। आंसू साफ करके सीधी हुई। मेरे रूम में आना आपको इतना बुरा लगा है? उसने बेयकीन नज़रों से यमीना की रोई रोई आंखों में देखा, जिन्होंने उदान का दिल मुट्ठी में लिया था। यमीना ने सर नफ़ी में हिलाया। फिर उसने नासमझी से पूछा। उन मेहमानों की बड़ी फ़िक्र है और मेरा कोई एहसास नहीं। इतनी अनईज़ी हो रही हूँ। एक दफ़ा जो कहा हो कि बेड पर लेट जाओ। यमीना ने अपना आंसू साफ करते हुए कहा। उदान को उस लम्हे उस पर वाकई बहुत प्यार आया। कहने की क्या बात है, आए ले जाता हूँ, उदान ने कहते साथ ही उसे अपने बाजुओं में उठाया और शर्म से सुर्ख होती ही यमीना को बेड पर दाएं जानिब बिठाया। रिलैक्स होकर सोएं। आपके उदान को आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। आपको अल्लाह ने मेरे ही लिए बनाया है। जल्द या बदेर जब भी मिलेंगी, मुझे कोई शिकवा नहीं आपसे, उदान ने कहते साथ ही उसकी अर्क आलूद पेशानी पर अपने लब रख दिए। फिर पीछे होते उसकी झुकी पलकों को मुस्कुराते हुए नज़र भर कर देखता स्विच बोर्ड की जानिब बढ़ा। नाइट बल्ब ऑन किया, लाइट ऑफ की और आहिस्ता से बेड की दूसरी जानिब आकर करवट बदल कर लेट गया। शर्माते हुए वैम्पायर से भी कोई ऊपर की चीज़ लग रही है, सो जाएं। करवट लिए भी वो जानता था वो अभी तक उसी लम्हे के ज़ेर असर है। उसकी बात पर पहली मर्तबा यमीना चिढ़ने के बजाय हंस पड़ी और खामोशी से तकिया सीधा करके लेट गई।
यमीना बेटे, मेहंदी की सब प्लेटें रेडी हैं ना? मुस्बान ने ऑरेंज और ऑलिव ग्रीन शरारे में चमकती दमकती यमीना को देखते हुए पूछा। माथा पट्टी लगाए, लाइट से मेकअप में, दुपट्टा सर पर टिकाए, खूबसूरत सी चुटिया कंधे से आगे डाले, वो हर देखने वाली आंख को ठटकने पर मजबूर कर रही थी। चाची परेशान ना हो, सब हो गया है। यमीना ने उनकी परेशानी पर प्यार से उन्हें देखते कहा। और ये बूदी को ज़रा जाकर देखो, लड़के वाले आने वाले होंगे। इसने तो लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया है। बीवी तैयार फिर रही और जनाब की तैयारियां ही ख़त्म नहीं हो रही। उन्होंने यमीना को उसके कमरे की जानिब भेजते हुए कहा। ऐसे हुलिये में उदान का सामना करने से उसके कदम मन भर के हो रहे थे। अपनी गैर होती हालत संभालते वो कमरे में आई, जहां उदान शीशे के सामने खड़ा बालों में ब्रश फेरता रेडी था। डार्क ब्लू शलवार कमीज पर ऑरेंज और ब्लू कलर की वास्कोट पहने अपनी खूबसूरत सी बियर्ड में वो यमीना के दिल में तार छेड़ गया। चाची कह रही हैं कि आपकी मुंह दिखाई कब होगी? यमीना ने अपने एहसासात से नज़र चुराने के लिए जानबूझकर उदान को चुराने वाली बात की। जब तक आपकी आमद कमरे में ना होती, भाई मेरी मुँह दिखाई का पहला हक तो मेरी बीवी का ही बनता है ना। उसने शीशे में से यमुना को देखते हमेशा की तरह लाजवाब किया। आप जब तैयार हुई थी तो क्या लाइट चली गई थी? उसने मुड़कर यमीना को नाकदराना नज़रों से देखा। क्यों? यमीना को उसके सवाल पर किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। आपका लाइनर्स ठीक नहीं लगा क्या? उसकी बात पर तो यमीना का दिल बैठ गया। कितने सारे मेहमानों से वो मिल आई थी। तेज़ी से चलती हुई उदान के पास खड़ी हुई, जिसने उसे अपने बाजू के हसार में लेते मोबाइल ऑन करते शीशे में से अपनी और यमीना की तस्वीर ली। ये सब इतनी अचानक हुआ कि यमीना कुछ लम्हे तो हिल ही ना पाई। थैंक्स, उसकी खूबसूरत मगर हैरतज़दा आंखों में देखते हुए वो बोला। हमेशा से चीटर ही रहे आप। यमीना ने उसकी मोहब्बत पाश नज़रों से नज़र चुराते हुए कहा। इतना हैंडसम और लविंग चीटर भी नसीब वालों को मिलता है, उसने आँ भरते हुए कहा। अच्छा चले अब बाहर, उसने उदान का बाजू कंधे से हटाते हुए कहा। चलते हैं, आपकी तैयारी में एक चीज़ की कमी है अभी। उदान ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, जो दरवाजे की जानिब चल पड़ी थी। नो मोर चीटिंग, यमीना ने उसे वार्न किया। मुबादा अब और क्या कर जाता, वो तो उसको बुलाने की हामी भरकर अच्छा फंसी थी। उदान ने कोई जवाब दिए बिना एक खाकी लिफाफा खोला और उसमें से मोतिये के कलियों की माला निकालकर यमीना की चिटिया पर लगाई। नाउ यू आर लुकिंग परफेक्ट, उदान ने थम्स अप का इशारा करते उसे कहा और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। मेहंदी का फंक्शन ज़बरदस्त जा रहा था। रस्मों और खाने से फारिग हुए तो सब यंग पार्टी ने उदान से फरमाइश की कि वो अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में कोई गाना सुनाए। यमीना पहले भी अपने रिसेप्शन वाली रात उदान के व्हाट्सएप मैसेज में उसकी खूबसूरत आवाज़ का जादू सुन चुकी थी, मगर अब उसे गिटार के साथ गाते हुए अपने सामने पहली मर्तबा सुन रही थी। सब गोल दायरे की शक्ल में नीचे बैठे थे। गाँव तकिए का खूबसूरत सेटिंग अरेंजमेंट किया गया था। एक माइक उदान के सामने रखा और उदान ने कुर्सी पर बैठकर गिटार संभालते एक नज़र सामने बैठी यमीना को देखा। उस एक नज़र में किस कदर जज्बे थे, यमीना के लिए शुमार करने मुश्किल हो गए। उदान ने सर नीचे करके हौले से गिटार की तारें छेड़ी और यमीना को ऐसे लगा उसके दिल की तारें छेड़ दी हों। फिर गिटार पर उदान ने मैथ्यू पेरीमैन जोन्स के गाने की धुन छेड़ी। सर उठाकर यमीना पर एक नज़र डालकर आंखें बंद करते गुनगुनाया। How can I forget you when memories come and go? You are all I have ever wanted. You are all I have ever known. Can I be happy? Living with your ghost. The picture tell the story. I took them off the wall. It's hard enough to get through. I still can feel the fall. Do you even think of me at all? Oh, I want you, only you. I want you, only you. I can start it over and find somebody new. A beautiful distraction, just a hand to hold on to. But if you ask me, would that love be true? No, I want you, only you. I want you, only you. I want to taste you again, like a secret or a sin. Breathing out, breathing in. There is no one else for me. आंखें खोलकर वो थोड़ा सा रुका। नज़र सामने गई जो उसकी आवाज़ से मेस्मराइज हो चुकी थी। वो गिटार उतारता अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता उसकी जानिब आया। वो आंखें खोले, सांस रोकी, उसे अपनी जानिब बढ़ता देख रही थी, जिसके एक हाथ में माइक था। सब ने शोर मचाकर उसे बकअप किया। वो मोहब्बत का जहां आंखों में समेटे हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर सजाए उसके सामने दो जानों हुआ और हौले से माइक में गुनगुनाया। आई वॉन्ट यू, ओनली यू। आई वॉन्ट यू, ओनली यू।
यमीना, जो अब तक ये समझे हुई थी कि वुदान के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं, इतने लोगों के सामने ऐसा इजहार मोहब्बत सुनकर शर्म से सुर्ख हो गई। निगाहें नीचे करके बेख्तियार वुदान की नज़रों से बचने के लिए चेहरा हाथों में छिपा लिया। सब ने और ज़ोरों शोर से तालियां बजाते उस लम्हे को और भी यादगार बना दिया। अगले दिन बारात पर यमीना ने खूबसूरती से प्लम और डल गोल्ड की साड़ी पहन रखी थी और सर पर उन्हीं रंगों का इम्तिजाज का स्कार्फ ले रखा था। वुदान को उसका अपनी खूबसूरती को गैर की नज़रों से बचाए रखने का यह अंदाज़ बेहद पसंद था और यही अंदाज़ उसकी शख्सियत को और भी बावकार बनाता था। यमीना रहमा के साथ ब्राइडल रूम में बैठी थी। वो सब हॉल में बारात को रिसीव कर रहे थे। निकाह चूँकि मेहंदी पर ही हो चुका था, लिहाजा सब इस वक्त रिलैक्स होकर उस फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे। हाथ क्यों इतने ठंडे हो रहे हैं तुम्हारे? यमीना ने रहमा के हाथ पकड़ते उसके पास बैठते हुए कहा। अजीब सी घबराहट हो रही है। रेड और डार्क ग्रीन लहंगे और लॉन्ग शर्ट में वो दुल्हन बनी बेइंतहा प्यारी लग रही थी। यमीना के साथ तो वो बहनों से बढ़कर थी। एकदम उसके रुखसत होने के ख्याल से यमीना की आंखें नम हुई। फिजूल में परेशान मत हो। यमीना ने अपने आंसुओं पर बमुश्किल काबू पाते उसे प्यार से अपने साथ लगाया। अच्छा, आप मुझसे वादा करें। रहमा ने उसके हाथ को और भी मजबूती से पकड़ते हुए कहा। कौन सा वादा? उसने हैरान होकर पूछा। आप अब भाई पर तरस खाएंगी और अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। मैं आप दोनों को बहुत बहुत खुश और इकट्ठे देखना चाहती हूँ। रहमा ने आज से उसे देखते हुए वादा लेना चाहा। दिल तो नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत तंग करते हैं मुझे, सही मायनों में खून जलाते हैं मेरा। फिर भी तुम कहती हो तो ठीक है। यमीना ने उसे ऐसे देखा जैसे एहसान अजीम कर रही हो। उसकी बात मानकर फिर हंसने लगी। थैंक यू। रहमा ने अपने हुलिया की परवाह किए बिना उसे ज़ोर से भींचा। चलो यार, पप्पियाँ झप्पियाँ बाद में डालना। रहमा को लेकर बाहर आओ। समीन, जो हर फंक्शन में उनके साथ थी, तेज़ी से अंदर आते हुए यमीना से बोली। रहमा की रुखसती के बाद वो लोग कुछ मुतमईन और अफसरदा से घर लौटे। मुतमईन इसलिए कि बहुत अहम फ़र्ज़ खुश असलूबी से अंजाम पाया और इदास इसीलिए कि घर की लाडली बेटी अपने घर को रुखसत हुई। वुदान ने उसकी रुखसती के वक्त से अब तक बहुत हौसले से काम लिया था और खलील साहब और मुस्बा को बड़ी हिम्मत से संभाला, जो बेटी के चले जाने से बहुत गमज़दा थे। मगर घर आकर उसकी अपनी हिम्मत जवाब दे गई। घर आते ही एकदम सूना सा लगा। वो सीधा अपने कमरे में चला गया जबकि यमीना और सुभान मेहमानों को हैंडल कर रहे थे। जब सब सोने के लिए चले गए तो यमीना ने किचन में जाकर 2 कप बनाए, जल्दी से सैंडविचेस तैयार की। वो जानती थी कि वुदान ने कुछ नहीं खाया होगा। सर दर्द की एक टैबलेट रखी और ट्रे उठाकर वुदान के कमरे में आई। अंदर आते ही उसकी नज़र सीधी टेरेस पर खड़े वुदान पर पड़ी, जो रेलिंग पर दोनों हाथ जमाए सर झुकाए खड़ा था। यमीना ने ट्रे टेबल पर रखी और स्लाइडिंग डोर खोलकर वुदान के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने चौंक कर पीछे देखा और फिर एक हाथ से अपनी गीली आंखें साफ की। वो जान गई थी कि आज वुदान को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कैसा रिश्ता था उनके बीच। एक दूसरे को जिज करते थे, लड़ते झगड़ते, मगर दिल की बातें इतनी आसानी से जान लेते। शायद अल्लाह ने ये रिश्ता बनाया ही ऐसा है कि इतने बहुत से इख्तलाफात होने के बावजूद मियाँ बीवी में एहसास, मोहब्बत और चाहत का रिश्ता हमेशा कायम रहता है और यही इस रिश्ते की खूबसूरती है। उदास अच्छे नहीं लगते। अब की बार उसने वुदान के कंधे पर सर रखते हुए इतने नाज से कहा कि वो इतनी टेंस हालत में भी मुस्कुरा उठा। गर्दन मोड़कर उसके प्यार भरे इजहार को देखा, जो आज मोहब्बत आंखों में समाए उसकी जानिब देख रही थी। खैरियत है आज? वो सीधे होते बोला। यमीना ने भी उसके कंधे से सर उठाया। पहले वो नोश फरमाए फिर बताऊंगी। यमीना ने अंदर की जानिब इशारा करते हुए निहायत महज़िब लहजे में कहा। वुदान तो उसके अंदाज़ देखकर ठटक रहा था। क्यों जान लेने पर तुली हैं? ऐसे अंदाज़? वुदान ने बात अधूरी छोड़ते हैरत का इजहार किया। फिर उसके साथ अंदर बढ़ते हुए ट्रे देखकर हकीकत में उस पर बहुत प्यार आया। कैसे वो जान गई थी कि उसने कुछ नहीं खाया हुआ। पहले मेहमानों को देखने के चक्कर में और फिर रहमा की रुखसती के बाद इतना दिल भर आया कि कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, मगर उस वक्त चाय की शदीद तलब हो रही थी। ये सैंडविचेस मैंने देखने के लिए नहीं बनाए। उसने वुदान को चाय का कप पकड़ते देखकर कहा। दिल नहीं कर रहा। रहमा की रुखसती का एक बार फिर सोचकर दिल भर आया और इंसान उसी के सामने अपने दिल का हाल बयान करता है जिससे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो फिर वो अपनी कैफियत यमीना से क्यों छुपाता? आपका दिल है कि अभी तक आपके पास? यमीना, जो उसके पास काउच पर बैठी थी, प्लेट उसकी जानिब बढ़ाते एक बार फिर से नाज से बोली। अल्लाह खैर ही करे मुझ पर आज। क्या मेरी मोहब्बत का कल का इजहार कुछ रंग ले आया है?
वुदान उसे नज़रों के हज़ार में रखता हुआ बोला और प्लेट थाम ली। इतने सारे लोगों के सामने आपने जो इजहार किया तो मैंने सोचा चलो यकीन कर लो अब बच्चे पर। यमीना ने कंधे उचकाते गोया उस पर इजहार किया। पहले यकीन क्यों नहीं आया? वुदान ने उसका हाथ पकड़ते उसकी झुकी पलकों को देखा। आपने पहले कब दिलाया? उसने भी उसी के अंदाज में कहा कि आपकी जल्दी रुखसती, फिर उस रात अपनी डेस्परेट आवाज़ में भेजा जाने वाला मैसेज और हर लम्हा केयर ने आपको कुछ नहीं समझाया। वुदान ने उससे शिकवा किया। और साथ में हर वक्त मेरा दिल जलाना और बुरे बुरे नामों से मेरा नंबर सेव करना, वो सब मुझे कैसे समझने देता? यमीना ने वुदान को उसकी जिद करने वाली हरकतें याद दिलवाई। चिढ़ाता तो मैं आपको इसलिए था कि आप हर वक्त जलते कुटते सिर्फ मुझे ही सोचे। वाह क्या लॉजिक है, यमीना ने मुंह बनाकर कहा। मुझे उस रात आपके मोहब्बत के इजहार की, आपके साथ और यकीन की बहुत ज़रूरत थी, मगर आपने कुछ नहीं कहा। मुझे ऐसा लगा आपको ज़बरदस्ती मेरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। यमीना ने इस्लामाबाद में वो सब होने वाली रात की जानिब इशारा किया। हद हो गई यार, मुझे इतना तो पता है कि आप बेवकूफ़ हैं, मगर इतनी ज़्यादा होंगी अंदाज़ा नहीं था। क्या हर जज्बे के लिए सिर्फ इजहार ज़रूरी होता है? वुदान ने तासिफ से उसे देखा और चाय की घूंट भरने लगा। साथ ही साथ सैंडविचेस ख़त्म करके ट्रे साइड पर रखते एक मरतबा फिर उसके हाथ पकड़े उसके सामने बैठ गया। मेरे नज़दीक लफ्ज़ों से ज़्यादा अमल मायने रखता है। मैं आपको अपने साथ के होने से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता हूँ, जिसका आपने मौका ही नहीं दिया। वुदान ने भी शिकवा किया। आपकी हरकतों की वजह से इतना दिल जलाया आपने मेरा हर लम्हा। उसने वुदान की जानिब नज़र उठाकर नरूठेपन से कहा, मगर ज़्यादा देर उन नज़रों का सामना नहीं कर सकी। अब दिल पर मरहम तो मैं ही रखूँगा ना। उससे पहले कि वो कुछ और कहता उनके कमरे का दरवाज़ा बजा। वुदान सीधा हुआ, फिर दरवाजे की जानिब बढ़कर दरवाज़ा खोला तो सामने सुभान खड़ा था। ये समीन आप ही ने दिया था और कहा था रात 12 बजे जाकर देना है। वुदान और यमीना ने हैरत से सुभान के हाथ में थामे लिफाफे की जानिब देखा और फिर वुदान ने उससे वो लिफाफा लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया जिस पर विशेज़ लिखी थी, मे दिस जर्नी ऑफ योर लाइफ ब्रिंग इटर्नल हैप्पीनेस। यमीना आज फंक्शन में समीन को बता चुकी थी कि वुदान की जानिब कदम बढ़ाने वाली है। वुदान ने जैसे ही वो लिफाफा खोला उसमें उन तमाम कार्टून्स के कैरेक्टर की तस्वीर बरामद हुई जिनके नाम उसने वक्तन फ़ौक्तन वुदान के लिए इस्तेमाल किए थे। पपॉय द सेलर, ग्रू, ड्रैगन, डायनासोर और भी बहुत सारे। और साथ में एक पेपर था सिर्फ प्यारे भाई वुदान के नाम। प्यारे भाई, अल्लाह तुम दोनों को ढेरों खुशियाँ दे। तुम दोनों के रिसेप्शन से सोच रही हूँ कि कौन सा ऐसा यादगार तोहफ़ा दूँ जो तुम दोनों को सारी ज़िंदगी याद रहे। फिर ख्याल आया क्यों ना आपको इन तमाम कार्टून्स के कैरेक्टर की तस्वीर भेजूँ जिनमें यमीना आपका अक्स वक्तन फ़ौक्तन तलाश करती थी। अब आप इन तस्वीरों को सारी रात बैठकर देखें और सोचें आपकी बीवी हकीकत में बहुत जीनियस है। आपकी बहन प्लस साली की जानिब से एक छोटा सा मजाक। ख़बरदार जो मेरी बहन पे ये तस्वीर देखने के बाद गुस्सा किया। यह तहरीर पढ़कर और तस्वीरें देखकर वुदान वाकई में सदमे से दो चार हुआ और यमीना गुस्से से, उस अमीन की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। यमीना ने डरते डरते वुदान की जानिब देखा जो अब हंस रहा था। सॉरी, ये बहुत पहले की बात है जब आप मेरे लिए सिर्फ अजनबी थे, आई स्वेयर, यमीना ने रूहान सी आवाज़ में कहा। वुदान ने हंसते हुए उसे अपने साथ लगाया। पहली मर्तबा आपको शर्मिंदा होते देखा है और बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। चाहे आप मुझे इस कैरेक्टर में से जिस किसी के नाम से पुकारें, स्टिल आई लव यू। मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। मेरी बीवी ने मेरे लिए ख़ुद को हर अजनबी और नामहरम से बचा कर रखा है और अब भी आपका वो रूड बिहेवियर याद करता हूँ जो एक अजनबी समझने के नाते मुझसे था, तो यकीन करें आप पर फ़ख्र होता है। वुदान ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे उसे सराहा। वुदान के नज़रों में अपने लिए मोहब्बत ही मोहब्बत देखकर यमीना के अंदर तक इत्मीनान उतर गया और फिर एक मोहब्बत भरी रात उनके दरमियान ठहर गई। आज यहाँ हमें ये अनाउंस करते बहुत खुशी हो रही है और फ़ख्र महसूस हो रहा है कि इस बैच के गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट मियाँ बीवी हैं। हम अपने ऑनरेबल चीफ गेस्ट से दरख्वास्त करते हैं कि वो स्टेज पर आकर उन दोनों को मेडल्स पहनाएं। सर अजीम जो MBA के कन्वोकेशन सेमिनार्स की कंपेयरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, फ़ख्र से इनका जिक्र करके उन्हें स्टेज पर आने का इशारा किया। यमीना और वुदान बारी बारी चीफ गेस्ट के सामने गए, अपने मेडल्स पहने। सामने बैठे खलील साहब मुज़ब्बा और उनकी गोद में 4 माह की क्यूट सी सफ़ा जो यमीना और वुदान की मोहब्बत की निशानी थी, अपने दादों की गोद में बैठी हुई थी। वुदान अपना गोल्ड मेडल लेकर थैंक यू स्पीच करके उतर के अपने माँ बाप के साथ जाकर बैठ गया और सफ़ा को मुज़ब्बा से लेकर अपनी गोद में बिठाकर सामने देखा जहाँ अब थैंक यू स्पीच की बारी यमीना की थी।
ये गोल्ड मेडल लेने के हकदार मैं नहीं बल्कि मेरे शौहर हैं, जिन्होंने मेरे स्टडीज़ का ये पीरियड एक बच्ची के साथ आसान बनाने में मेरी हर लम्हा मदद की। मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर मैं अपने केस में ये कहूँगी कि मेरी इस कामयाबी के पीछे हाथ मेरे शौहर वुदान खलील का है। थैंक यू वुदान फॉर योर एंडलेस केयर एंड लव। वट एवर आई एम टुडे इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। यमीना ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, जो ब्लैक कैप सर पर रखे और ब्लैक गाउन पहने उसे आज हमेशा से ज़्यादा प्यारा लग रहा था, जबकि यमीना के अल्फाज वुदान के दिल में उतर रहे थे। उसने कभी ऐसा इजहार उसके सामने नहीं किया था। क्या थी ये लड़की, उसे लम्हा ब लम्हा हैरान करती थी। रहमा की शादी के कुछ ही अरसे बाद यमीना प्रेग्नेंट हो गई थी, और इस सब के साथ जिस तरह वुदान ने उसकी पढ़ाई में उसका साथ दिया था, यमीना कभी उसकी मोहब्बत का बदला नहीं चुका सकती थी। आज तो आपने मुझे हैरान कर दिया, वुदान ने गाड़ी चलाते यमीना की जानिब देखते हुए कहा। इतनी मोहब्बत का इजहार कभी मेरे सामने तो नहीं किया। मैंने सोचा जैसे आपने पहली मर्तबा अपनी मोहब्बत का इजहार इतने मजबूए के सामने किया था, क्यों ना आज मैं भी इस मौके से फ़ायदा उठाऊं। उसके जवाब ने वुदान को लाजवाब किया, जो सफ़ा को अपनी गोद में लिटाए वुदान को बेहद प्यारी लग रही थी। मैंने हमेशा आपके हर स्पेशल दिन को एक नए अंदाज से स्पेशल बनाया है। आज आप मेरे इस स्पेशल डे को कैसे और भी मेमोरेबल बनाओगी। वुदान के कहने पर उसने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। फ्रीडम ऑफर से उसकी बात पर वुदान ने उलझकर उसकी जानिब देखा। कल परसों चची रहमा के पास कनाडा जा रही हैं, तो मैं और सफ़ा भी जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। आप ये दिन भरपूर आज़ादी से गुजारें। उसकी शरारती मुस्कुराहट ने वुदान को अच्छा खासा तैश दिलाया। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्कि मैं और आप सफ़ा को इसके दादा के पास छोड़कर 3 दिन की हनीमून ट्रिप पर जाएंगे। वुदान की बात पर उसने गुस्से से वुदान को देखा। जी नहीं, इतनी सी सफ़ा को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा रही, उसने फ़ौरन कहा। इतनी सी सफ़ा को छोड़कर जब आप 3 दिन के लिए इस्लामाबाद अपने रिसर्च वर्क के लिए जा सकती हैं, तो हनीमून पर भी जा सकती हैं, जो हर दफ़ा आपकी वजह से डिले हुआ है। वुदान, ये फाउल है। इस मर्तबा झुंझलाने की बारी यमीना की थी। नहीं, ये प्यार है, उसके गाल को हौले से छूते वो बोला, जो मसनई खफगी से उसे देख रही थी। मगर वो उसे कभी ये नहीं बता सकी कि अपने लिए दिन ब दिन बढ़ने वाली ये बेताबी यमीना को वुदान के इश्क में पहले से कहीं ज़्यादा मुब्तला कर देती थी। उसे प्यार भरी नज़रों से देखते यमीना ने सोचा, दी एंड। हाँ जी, तो ये था दी एंड इस नावल का। नावल के दरमियान जब इंग्लिश सॉन्ग आ रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था ये कौन सा सॉन्ग है। मैंने कभी नहीं सुना वो सॉन्ग, या सुना होगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि अब अना इलियास के नावल पढ़ने के लिए मुझे इंग्लिश सॉन्ग सुनने पड़ेंगे, ताकि एटलीस्ट मैं उनके लिरिक्स ठीक से पढूं। और बाकी के तो खैर है। खैर, हम मिलेंगे कल आने वाले नए नावल के साथ। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा लाइक करें, और कमेंट्स में अपनी ढेर सारी अच्छी राय मुझे दें। ओके, तो बाय।